Hello, good evening, namaste to all. Welcome back to my channel, Gold Nursing Classes. Hopefully, you all are doing well. So, this is my second video on respiratory system. अगर आपको पार्ट फर्स्ट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर सर्कुलेट कर दें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 जिसमें हम फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. In previous class we have discussed about the upper respiratory tract जिसमें हमने नोज़ के बारे में पढ़ा था. ठीक, आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में. तो फेरिंग्स क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन हैं, इनके फंक्शन क्या है, वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, सो फेरिंग्स की पोजीशन क्या है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि द फेरिंग्स इज़ अ फनल शेप. फर्स्ट ऑफ ऑल फेरिंग्स किस शेप की होती है, फनल शेप की होती है. इस शेप में, दिस इज़ द फनल शेप. और ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फनल शेप की होती है. और ये एक्सटेंड कहाँ से करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, पोस्टीरियर नेयर से. आगे हम पिक्चर में आपको डिस्कस करके दिखाएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियर नेयर्स कहाँ है. तो ये एक्सटेंड कहाँ से करती, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पोस्टीरियर नेयर से. उसके बाद रन बिहाइंड द माउथ, उसके बाद नोज़ के बाद पीछे ही बिहाइंड द माउथ, और फिर ये लैरिंग्स के पास से होता हुआ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है. मतलब जो एक्सटेंशन है, जो उसका पोजीशन है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पोस्टीरियर नेयर से लेकर के 6th वर्टिब्रल कॉलम तक होता है, वेयर इट बिकम्स ईसोफेगस. और जहाँ पे ये किस में चेंज हो जाती है, ईसोफेगस में चेंज हो जाती है. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस लाइन. फेरिंग्स फनल शेप की होती है, ठीक है. इसकी जो लेंथ होती है वो 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. और एक्सटेंड कहाँ से करती है, पोस्टीरियर नेयर से लेकर के लैरिंग्स तक के ये एक्सटेंड करती है, और उसके बाद ये ईसोफेगस में चेंज हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ फेरिंग्स. कौन कौन से स्ट्रक्चर फेरिंग्स के साथ एसोसिएट करते हैं, आसपास कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर होते हैं. सुपीरियरली, ओके, इन्फीरियरली, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली. तो सुपीरियरली का मीन्स होता है ऊपर के अबव साइड पे, सुपीरियर पार्ट जो ऊपर का पार्ट होता है. सुपीरियर ये किससे होगा, बेस ऑफ स्कल से, क्योंकि जहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होती है, इस तरह से हमने आपको एक इमेज दिखाई थी जहाँ पे इस तरह से हमारी नोज़, उसके बाद माउथ, इस तरह से आपको नहीं, अभी हम नेक्स्ट पिक्चर में भी डिस्कस करेंगे. तो जो भी सुपीरियर पार्ट होता है वो बेस ऑफ स्कल से होता है. इन्फीरियरली इट कंटिन्यूज विद ईसोफेगस. जैसे हमने आपको पहले बताया कि फेरिंग्स के बाद ही उससे अटैच होती है ईसोफेगस, तो ये उसके बाद ईसोफेगस से अटैच होती है. नेक्स्ट है एंड एंटीरियरली मीन्स आगे की तरफ से. द वॉल इज इनकम्प्लीटेड, आगे की तरफ से इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि फेरिंग्स हमारी पीछे की तरफ होती है. आप ये फील करिए अपने फेस में कि फेरिंग्स हमारी पोस्टीरियर साइड पे है, तो आगे से किसी तरह से क्लोज तो नहीं है, तो आगे से इनकम्प्लीट है, क्योंकि आगे की तरफ क्या है, ओपनिंग्स हैं. कौन सी ओपनिंग है, नोज़ की ओपनिंग है, माउथ की ओपनिंग है. ओके, तो नेक्स्ट देन है पोस्टीरियरली, और आगे की तरफ इसके लैरिंग्स भी होती है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोला गया है, क्योंकि ये पूरे पैक नहीं होता है. सिर्फ पोस्टीरियरली इसका एक पोस्टीरियरली आपको दिखाई देगी, एंटीरियरली इसमें या तो नोज़ की ओपनिंग आ जाएगी, या तो माउथ की ओपनिंग आ जाएगी, या तो फिर लैरिंग आ जाएगी. लैरिंग की कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन वो पार्ट होता है लैरिंग्स, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोला गया है. पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी आपको, एरियोलर टिश्यू, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड बॉडीज ऑफ 1st 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा. ठीक, तो पोस्टीरियरली आपको एरियोलर टिश्यू दिखाई देंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स दिखाई देंगी, एंड द बॉडीज ऑफ द 1st 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा. ठीक है, तो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है, हमने आपको पहले ही बताया वहाँ तक होती है, इसीलिए पोस्टीरियरली में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी.
सो दिस इज़ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बताया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने बताया आपको जो फेरिंग्स होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। सो दिस इज़ योर फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में भी पार्ट होते हैं, वी विल डिस्कस फर्दर। तो इसमें आता है नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ओके, सो ये पोस्टीरियरली तो ये 3 पार्ट हैं, और एंटीरियरली हमने आपको बताया कि ये इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि आगे की तरफ से ये नोज़ हो जाती है यहाँ पे, देन माउथ आ जाता है, देन यहाँ पे लैरिंग्स आ जाती है, इसीलिए एंटीरियरली इसको इनकम्प्लीट बोला गया है। और सुपीरियरली जैसे हमने आपको बताया कि बेस ऑफ स्कल से बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देखिए कि सुपीरियरली कैसे है, ये है आपका बेस ऑफ स्कल। तो सुपीरियरली ये किससे होता है, एसोसिएटेड होता है, बेस ऑफ स्कल से होता है, और ये 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। ठीक है, ओके, सो ये कहाँ तक होता है, यहाँ तक के होता है, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, अभी हमने आपको बताया नेज़ोफेरिंग्स जो नोज़ के बिहाइंड होता है, ओरोफेरिंग्स जो माउथ के बिहाइंड होता है, लैरिंजोफेरिंग्स जो लैरिंग्स के बिहाइंड होता है। नेज़ोफेरिंग्स में स्पेसिफिकली क्या चीज़ें मिलती हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स मिलती हैं, और कुछ फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जिन्हें हम एडेनॉइड्स भी बोलते हैं, और ये एडेनॉइड्स किससे बने होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ओके, नेज़ोफेरिंग्स में क्या चीज़ मिलती है, ऑडिटरी ट्यूब्स पाए जाते हैं। नेज़ोफेरिंग्स क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, फेरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट होता है जो नोज़ के बिहाइंड होता है। इसमें ऑडिटरी ट्यूब्स मिलते हैं, और इसमें फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो कि लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यूज़ का जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। तो जब कोई भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर की तरफ एंटर करता है तो ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ उस पर अटैक करते हैं और उनको किल करने की कोशिश करते हैं। तो लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स। सो ओरोफेरिंग्स हमारा बिहाइंड द माउथ होता है। ओरो इज रिलेटेड टू ओरल, ओके, ओरल इज रिलेटेड टू ओरल कैविटी। सो ओरो मीन्स माउथ, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, सॉफ्ट पैलेट तक के एक्सटेंड करता है। अगर आप पोस्टीरियरली टंग को पीछे ले जाओगे, फील करके देखोगे तो आपको पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट फील होगी। तो ये पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट तक होता है, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा, और जो ओरोफेरिंग्स होता है वो 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। ठीक है, और इसमें कौन से टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, इसमें पैलेटाइन्स टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ये भी एडेनॉइड्स ही होते हैं, और ये भी लिम्फॉइड टिश्यू ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये जो टॉन्सिल्स हैं इनके नाम अलग अलग हैं क्योंकि ये जिस लोकेशन पे है उनका नाम भी उसी तरह का दिया गया है। जैसे फेरेंजियल टॉन्सिल्स और इसे पैलेटाइन टॉन्सिल्स नाम दिया गया है, जो कि ओरल कैविटी के पास होता है क्योंकि पैलेटाइन हमारा ओरल कैविटी में होता है। नेक्स्ट है लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स पोस्टीरियर पार्ट होता है या फिर बिहाइंड द लैरिंग्स होता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, इमेज में भी आपको अच्छे से दिखाई दिया, लैरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट जो फेरिंग्स का होता है उसे बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है हमने आपको ये भी बताया, 3rd सर्वाइकल से लेकर के 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में फेरिंग्स कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, सो सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू कंटेन करता है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट कौन से टिश्यू होते हैं, फर्स्ट इज़ योर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग। सो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग हमने आपको बताया था कि नेजल कैविटी में भी सीलिएटेड कॉलमनरी एपिथेलियम होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को सेक्रीट करती हैं। तो इट कंटिन्यूज विद द लाइनिंग ऑफ द नोज़। सो नोज़ की लाइनिंग जैसी होती है, सिमिलरली
इसकी भी जो लाइनिंग है वो नोज से कंटिन्यू होती है एंड कंसिस्ट ऑफ सीलेटेड कॉलमनर इपिथेलियम। जिस तरह से नोज में सीलेटेड कॉलमनर इपिथेलियम होती है उसी तरह से फेरिंग्स में भी सीलेटेड कॉलमनर इपिथेलियम होती है, क्योंकि ये वही लाइनिंग कंटिन्यू करती है आगे की तरफ। In the oropharynx and laryngopharynx, it is formed by the tougher stratified squamous epithelium। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये नेजोफैरिंग्स तक के तो सीलेटेड कॉलमनर इपिथेलियम होती है, लेकिन ओरल, जहाँ से आपका ओरल कैविटी होता है उसके बिहाइंड अगर आप देखोगे और उसके बाद आपका लैरिंजोफैरिंग्स आता है, वहाँ पे इसकी लाइनिंग जो है वो चेंज हो जाती है और ये किसमें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सीलिया नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलेगी, विच कंटिन्यूज विद द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड इसोफेगस। और उसके बाद माउथ की जो लाइनिंग होती है और इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है उसके साथ कंटिन्यू कर जाती है, क्योंकि माउथ और इसोफेगस में हमारे सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम नहीं होती, स्क्वामस एपिथेलियम होती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट है हमारा सब म्यूकोसा। म्यूकस के नीचे वाले लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब का मीन्स ही होता है बिलो। द लेयर ऑफ टिश्यू बिलो द इपिथेलियम इज रिच इन म्यूकोसा एसोसिएटेड विद लिम्फोइड टिश्यू। ठीक, सो म्यूकस लेयर के नीचे होती है इपिथेलियम टिश्यू जो कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ में रिच होती हैं। तो सब म्यूकोसा में अगर हम देखें तो ये पहली बात तो कि म्यूकोसा लेयर के नीचे है, दूसरा ये इनरिच किस में होती है, लिम्फोइड टिश्यू में। मीन्स सब म्यूकोसा में आपको ज़्यादा लिम्फोइड टिश्यू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। इट हेल्प्स टू कीप द फेरिंग्स परमानेंटली ओपन सो दैट ब्रीदिंग इज नॉट इंटरफेयर्ड विद द ईटिंग। तो इसमें स्मूथ मसल्स भी पाई जाती हैं। ये स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, फेरिंग्स को ओपन करके रखती हैं और हेल्प करती हैं कि हमारा जो भी ब्रीदिंग पैटर्न है, ठीक, वो हमारा अच्छे से बना रहे, पेटेंट एयरवे बना रहे। और जब हम खाना खाते मीन्स व्हेन वी आर ईटिंग, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ना करें। ठीक, तो हमारा इजीली इन्हेलेशन का प्रोसेस मीन्स रेस्पिरेशन भी अच्छे से होता रहे, साथ ही साथ ईटिंग भी होती रहे, इसलिए जो स्मूथ मसल्स है इसमें हेल्प करती हैं। कंस्ट्रिक्टर मसल्स क्लोज द फेरिंग्स ड्यूरिंग swallowing, पुशिंग फूड एंड फ्लूइड इनटू द इसोफेगस। ठीक, इसमें कुछ कंस्ट्रिक्टर मसल्स भी होती हैं जो कि क्या करती हैं, फेरिंग्स को जब हम सॉलो करते हैं, जब हम कोई चीज़ जब हम वाटर सॉलो करते हैं या फिर कोई फूड कंटेंट सॉलो करते हैं, उस टाइम पे कंस्ट्रिक्टर मसल्स क्या करती हैं, पुश करती हैं फूड को, किसमें, इसोफेगस में। ठीक, नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। सो ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टीरियल ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है, फेशियल आर्टरी के थ्रू होती है। तो जो भी फेशियल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांच होती हैं उनके थ्रू आर्टरी सप्लाई मतलब आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है। वीनस रिटर्न किससे होता है, जितना भी ब्लड है वो वेन्स में कैसे आता है, कौन सी वेन के थ्रू, तो दो वेन के थ्रू, फेशियल एंड जुगुलर वेन के थ्रू आता है। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक। तो गाइस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको ऑटोनॉमिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एएनएस और पीएनएस में डिवाइड किया गया है। ओके, सो नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीएनएस एंड पीएनएस में, और पीएनएस को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में। ठीक, सो ऑटोनॉमिक को भी फर्दर डिवाइड किया गया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। सो सिंपैथेटिक नर्वस को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक, तो जब हम फाइट के उसमें होते हैं, फाइट के स्टेज में होते हैं या फिर जब किसी भी क्राइसिस के स्टेज में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो बॉडी का फंक्शन, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिस टाइम पे हमें फूड एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है,
पीपल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे बॉडी चेंजेस आते हैं जब हम किसी क्राइसिस की सिचुएशन में होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट के फेज़ में होते हैं, जब इजी होते हैं, कंफर्टेबल स्टेज में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क कर रहा होता है, ठीक। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक का मतलब यहाँ पे यही है कि वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व काम करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है आपका पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। तो ये पैसेज होता है एयर का भी और फूड का भी, दोनों का। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, मतलब जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो नोज़ के थ्रू एयर हमारा जाता है नेज़ोफेरिंक्स से होता हुआ, ओरोफेरिंक्स से होता हुआ, लैरिंजोफेरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया में, लैरिंग्स में चला जाता है, ठीक। और ये मैकेनिज्म कैसे है, कैसे लैरिंग्स में चला जाता है, एयर लैरिंग्स में कैसे चली जाती है, फूड हमारा इसोफेगस में कैसे चला जाता है, ये भी एक प्रोसेस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे लैरिंग्स के पार्ट में। तो पैसेज वे है किसका, एयर का भी पैसेज वे है और फूड का भी पैसेज वे है। नेक्स्ट है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। एज आई टोल्ड यू इन माई वीडियो कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है, और जहाँ पे भी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो क्या करेंगी और वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग करेंगे। सो वार्म, ये एयर को वार्म करती है, ह्यूमिडिफाई, मॉइस्ट करती हैं। हियरिंग, जैसे हमने आपको बताया कि नेज़ोफेरिंग्स वाले लोकेशन पे ऑडिटरी ट्यूब्स भी पाई जाती हैं। तो ये ऑडिटरी ट्यूब्स किस में हेल्प करती हैं, हियरिंग में हेल्प करती हैं, इसीलिए इसका फंक्शन हियरिंग भी हो जाता है। देन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, क्योंकि इसमें लिम्फॉइड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ हमने बताया आपको, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बाहर से आता है तो उसको ये क्या करते हैं, किल करते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है, इसीलिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है स्पीच। तो स्पीच कैसे होता है, क्योंकि ये एक स्पेसियस होता है थोड़ा सा, हमारा जो नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, थोड़ा सा स्पेस होता है, तो ये एक रेजोनेंस की तरह काम करता है। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था, जो साइनसेस होते हैं, पैरानेजल साइनसेस होते हैं, वो भी रेजोनेंस की तरह काम करते हैं। तो जब स्पीच का प्रोडक्शन होता है तो ये भी रेजोनेंस की तरह काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन है डेट इज़ लैरिंग्स। तो फेरिंग्स सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लैरिंग्स। सो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। So the larynx or voice box is a short passageway that connects the laryngopharynx with trachea. Larynx एक शॉर्ट है, छोटा है, पैसेज वे है जो कि कनेक्ट करता है लैरिंजोफेरिंक्स को। हमने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियरली होता है लैरिंजोफेरिंक्स जो होता है उस वो कनेक्ट करता है किससे, ट्रैकिया से। तो लैरिंजोफेरिंक्स से पीछे की तरफ से लैरिंजोफेरिंक्स मिलेगा, आगे की तरफ लैरिंग्स मिलेगा। तो ये कनेक्ट करके ट्रैकिया से आगे कनेक्ट करता है। लैरिंग्स आगे किस में कनेक्टेड होता है, ट्रैकिया से, और फेरिंग्स किससे कनेक्टेड होता है, ईसोफेगस से, ठीक। नेक्स्ट है इट लाइज इन द मिड लाइन ऑफ द नेक एंटीरियर टू द ईसोफेगस एंड 4th to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक। तो ये जो लैरिंग्स का पोर्शन है, ये वाला इतना जो पोर्शन है लैरिंग्स का, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 4th से लेकर के 6th, ठीक है, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये लाई करता है, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स कहते हैं, शॉर्ट पैसेज वे होता है, और ये लैरिंजोफेरिंक्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करने का काम करता है। ये हमारा लैरिंजोफेरिंक्स इसके पोस्टीरियरली होता है, आगे की तरफ लैरिंग्स होता है, तो और ये इसको ट्रैकिया से कनेक्ट करने का काम करता है लैरिंग्स। तो इसके पीछे साइड पे लैरिंग्स, लैरिंजोफेरिंक्स यहाँ पे होता है, लैरिंजोफेरिंक्स पोस्टीरियरली,
तो पोस्टीरियरली लैरिंजोफेरिंक्स को लैरिंग्स के थ्रू, इसके थ्रू ट्रैकिया को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द लैरिंग्स। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एसोसिएट करते हैं लैरिंग्स के साथ? ठीक है, देखते हैं एक बार। सुपीरियरली क्या होता है? सुपीरियरली हॉइड बोन होती है एंड रूट ऑफ द टंग होता है। ठीक, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हॉइड बोन कहाँ पे है, रूट ऑफ टंग कहाँ पे है। इन्फीरियरली नीचे की तरफ क्या होता है? ट्रैकिया से कनेक्ट होता है, ये आपको पता है। एंटीरियरली आगे की तरफ कुछ मसल्स अटैच होती हैं, किससे? हाइड बोन से। और मसल्स ऑफ नेक, आगे की तरफ मसल्स ऑफ नेक होती हैं फ्रंट में। अगर आप फील करके देखो अपनी नेक, तो वहाँ पे मसल ऑफ नेक होती है और हाइड बोन होती है। नेक्स्ट है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली लैरिंजोफेरिंक्स, जैसे अभी हमने आपको बताया कि लैरिंग्स के पीछे जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक, जो कि 3rd से 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। लेटरली द लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, और लेटरल अगर हम देखेंगे तो लैरिंग्स के दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड मिलती है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में लैरिंग्स कितने कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो 9 कितने कार्टिलेजेस होते हैं लैरिंग्स में? 9 कार्टिलेजेस होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज सिर्फ और सिर्फ एक होगी, अभी हम इसका डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड है 1 क्रीक्वाइड कार्टिलेज। थर्ड है 1 एपिग्लॉटिस। फोर्थ 2 एरेटेनॉइड, 2 क्यूनिफॉर्म एंड 2 कॉर्निकुलेट। ठीक, तो 3 आपकी होती हैं। अगर पेयर में हम देखें तो TCE, ठीक है, TCE थायराइड, क्रीक्वाइड और एपिग्लॉटिस, ये तो 1 होती हैं। ठीक, और ACC ये किस में होती हैं? ये पेयर में होती हैं। पेयर मतलब ये 2 होंगी। ठीक, और ऊपर वाली कितनी होंगी? सिंगल होंगी, एक ही एक होंगी, और नीचे वाली 2 मतलब पेयर में होंगी। तो थायराइड, क्रीक्वाइड, एपिग्लॉटिस सिंगल होगी, एटेनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट ये पेयर में होंगी। लेट्स सी, दिस इज योर डायग्राम। ठीक है, सो अभी हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे थायराइड कार्टिलेज। तो हम एक एक कार्टिलेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरे कार्टिलेजेस के बारे में समझ में आ जाए। थायराइड कार्टिलेज को हम और क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो कि मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, हमने आपको बताया है। सो ये 2 फ्यूज्ड प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, अगर थायराइड कार्टिलेज आपसे पूछा जाए किस कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। जिस कार्टिलेज से आपकी नोज़ बनी होती है, हमने आपको बताया था कि नोज़ ब्रिज जो होती है वो एंटीरियरली हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। सिमिलरली थायराइड कार्टिलेज भी हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो ये देखने में तो आपको थोड़ा सा 2 लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ये सिंगल है, क्योंकि ये एक दूसरे से फ्यूज़ हो चुकी हैं। तो ये फ्यूज्ड प्लेट्स होती हैं। ठीक, हाइलिन कार्टिलेज की 1 और ये 2 फ्यूज्ड प्लेट होती हैं, जिसको हम काउंट करते हैं सिंगल में। ओके, सिर्फ 1, तो 1 थायराइड कार्टिलेज होती है। लार्जर इन मेल रेदर देन फीमेल्स, और ये मेल्स में लार्ज होती है। थायराइड कार्टिलेज या फिर एडम्स एप्पल जो होती है वो मेल्स में प्रोमिनेंट होती है, लार्ज होती है, लेकिन फीमेल्स में कम होती है। ठीक, और ये कौन सा शेप देती है? ये ट्रायंगुलर शेप देता है थोड़ा सा। जो लैरिंग्स को है ये ट्रायंगुलर शेप, इस तरह से कुछ ट्रायंगुलर शेप देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एपिग्लॉटिस का। इज़ अ लार्ज लीफ शेप्ड इलास्टिक कार्टिलेज। लेकिन एपिग्लॉटिस देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है ये आपका एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस
लीफ की तरह होता है। कैसा? लीफ की तरह, इस तरह का होता है। अभी हम ये आपका एंटीरियर पार्ट है, अभी हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो आपको ये लीफ शेप का अच्छे से दिखाई देगा। तो ये लीफ शेप का होता है और ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। किस कार्टिलेज से? इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है और ये कवर्ड होता है इपिथेलियम से। ओके, नेक्स्ट है inferior portion of epiglottis is paired and attached to anterior rim of thyroid cartilage and hyoid bone. ओके, सो inferiorly जो इसका अभी आपको हम दूसरे इसको उसमें दिखाते हैं। आप इसमें देखें तो inferiorly जो है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पोस्टीरियरली दिखाई दे रहा है। ये है आपका एपिग्लॉटिस, दिस वन इज़ अ एपिग्लॉटिस जो कि लीफ शेप का है। और ये एपिग्लॉटिस इंफीरियरली जो है ये हायोइड बोन से अटैच होता है और थायराइड कार्टिलेज, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये पोस्टीरियरली थायराइड कार्टिलेज से अटैच होता है एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट पॉइंट है the broad leaf portion of epiglottis is unattached and free to move up and down. ठीक है, सो इसका जो इधर देखिए अब जो ब्रॉड पार्ट है ये, इसका जो ये ब्रॉड पार्ट है ये फ्री रहता है। इसका नीचे वाला पार्ट तो अटैच रहता है थायराइड कार्टिलेज से, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा हायोइड बोन से अटैच रहता है। लेकिन जिसका अबव जो है पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, एपेक्स एरिया है, ये फ्री रहता है ताकि ये मूव कर सके। अभी हम बताएंगे क्यों मूव करता है, उसका क्या जो है बेनिफिट होता है इससे। नेक्स्ट है पॉइंट आपका क्रीकॉइड कार्टिलेज। सो क्रीकॉइड कार्टिलेज अ रिंग ऑफ कार्टिलेज दैट फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स की एंटीरियर वॉल बनाता है कौन सी कार्टिलेज? क्रीकॉइड। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रीकॉइड कार्टिलेज कहाँ पे है? दिस वन द क्रीकॉइड कार्टिलेज, और ये रिंग बनाता है हमारे एंटीरियर लैरिंग्स का। नेक्स्ट है इट इज़ अटैच्ड टू द फर्स्ट रिंग ऑफ द कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया एंड बाय द क्रीकोट्रैकियल लिगामेंट। ठीक है, आपको इसी इमेज में अच्छे से दिखाई देगा। जो भी क्रीकॉइड कार्टिलेज है वो पहली रिंग से, ये है आपकी फर्स्ट रिंग, तो ये फर्स्ट रिंग होती है ट्रैकिया की, इससे अटैच होता है। क्रीकॉइड कार्टिलेज फर्स्ट रिंग ऑफ ट्रैकिया से अटैच होता है, किसके थ्रू? क्रीकोट्रैकियल लिगामेंट से। ये जो लिगामेंट्स हैं इस तरह से रेड कलर में लिगामेंट से अटैच होता है। नेक्स्ट है एटेनॉइड कार्टिलेज। एटेनॉइड ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं जो कि पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्रीकॉइड कार्टिलेज पे अटैच होते हैं। पोस्टीरियर ये होते हैं आपके, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। एटेनॉइड जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के हैं। ये 1 2 एटेनॉइड हमने आपको बताया कि 2 होते हैं, पेयर में होते हैं, तो ये हो गया 1 और 2 एटेनॉइड कार्टिलेज। और ये किससे अटैच होते हैं? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इससे अटैच होते हैं, क्रीकॉइड कार्टिलेज से अटैच होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्निकुलेट। हॉर्न शेप्ड पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज आर लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच एटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, आपको इसी इमेज में अच्छे से दिखाई देगा एटेनॉइड कार्टिलेज। एटेनॉइड कार्टिलेज के ऊपर ही, ठीक है, कॉर्निकुलेट होते हैं। सो इसके ऊपर भी आप देखोगे तो छोटी छोटी सी बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरह से, लेकिन ये भी लिगामेंट्स हैं इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना, इसे बोलते हैं कॉर्निकुलेट। नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है, एंटीरियर टू द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, सपोर्ट द वोकल फोर्ट एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एपिग्लॉटिस। क्यूनिफॉर्म इस इमेज में आपको क्यूनिफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है।
सो क्यूनिफॉर्म यहाँ पे कार्टिलेज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के एंटीरियरली होते हैं जो कि वोकल फोल्ड्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है द लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स सुपीरियर टू द वोकल फोल्ड इज नॉन केटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो लैरिंग्स की जो सुपीरियर टू द वोकल फोल्ड होते हैं, जो भी सुपीरियर पोर्शन में जो लाइनिंग होती है वो नॉन केटेनाइज्ड होती है। द लाइनिंग ऑफ द लैरिंग्स इन्फीरियर टू द वोकल फोल्ड, और वोकल फोल्ड के नीचे वाला पार्ट जो होता है उसमें जो लाइनिंग होती है वो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की। ओके, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की वोकल फोल्ड के नीचे वाली जो होती है, और वोकल फोल्ड के ऊपर वाला जो सुपीरियर पार्ट होता है वहाँ पे नॉन केटेनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन कैसे होता है? द मसल ऑफ लैरिंग्स फॉर्म्स टू पेयर्स ऑफ फोल्ड, अ सुपीरियर पेयर कॉल्ड वेंट्रिकुलर फोल्ड, जिसे हम वेंट्रिकुलर फोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फीरियर पेयर होता है जिसे हम वोकल फोर्स कहते हैं, और इस वेंट्रिकुलर फोर्स को हम लोग फॉल्स वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, और इन्फीरियर को जो हमारा वोकल फोर्स है इसे ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, सो दो टर्म आपको याद रखना है कि जो सुपीरियर होता है उसे वेंट्रिकुलर फोल्ड या फिर फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो इन्फीरियर पोर्शन होता है उसे वोकल फोर्स या फिर ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं। When ventricular folds are brought together, they function in holding breath against the pressure in the thoracic cavity. तो जो फॉल्स होते हैं, फॉल्स का काम साउंड प्रोडक्शन में नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ ब्रेथ को होल्ड करने का काम करते हैं। इसीलिए जो वेंट्रिकुलर फोल्ड्स होते हैं उनको फॉल्स कॉर्ड बोला गया है, क्योंकि इनका काम डायरेक्टली साउंड प्रोडक्शन में नहीं होता है। ये सिर्फ ब्रीथ को होल्ड करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि जो साउंड का प्रोडक्शन हो सके प्रेशर के थ्रू और वाइब्रेशंस के थ्रू। स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स फॉर्म्स टू पेयर्स ऑफ द फोल्ड्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये दो तरह के फोल्ड्स बनाते हैं। ठीक, द स्पेस बिटवीन द वेंट्रिकुलर फोल्ड्स नोन एज राइमा वेस्टिबुलाई। तो जो ट्रू वेंट्रिकुलर फोल्ड्स हैं इन्हें हम लोग राइमा वेस्टिबुलाई बोलते हैं। दिस वन इज़ द ट्रू। ठीक है, ये और ये जो फोल्ड्स हैं इसे ट्रू वेंट्रिकुलर फोल्ड्स कहते हैं, और इनके बीच के स्पेस को बोलते हैं इसको बोलते हैं राइमा वेस्टिबुलाई। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वेंट्रिकुलर फोल्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर, और जब वेंट्रिकुलर फोल्ड्स एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो ब्रीथ को होल्ड करते हैं, थोरैसिक कैविटी में प्रेशर जनरेट करते हैं। फॉल्स कॉर्ड, तो अभी हम सीधे फॉल्स कॉर्ड और ट्रू कॉर्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड्स का काम होता है वाइब्रेशन करना। ठीक, और फॉल्स जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो सिर्फ ब्रेथ को होल्ड करते हैं थोरैसिक कैविटी में ताकि एक प्रेशर जनरेट हो सके। डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वोकल फोल्ड्स विच इज़ लाइंड बाय द, और ये किससे होते हैं? सुपीरियर पोर्शन हमने आपको बताया कि नॉन केटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं, और ये बैंड्स होते हैं इलास्टिक लिगामेंट से, और एक दूसरे से स्ट्रेच होते हैं। उसके बाद ये गिटार की तरह वाइब्रेट करते हैं। ठीक, तो इनके साइड में मसल्स भी होती हैं और ये एक लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके साइड में लिगामेंट्स होते हैं जो इनको एक बैंड की तरह खींचती हैं और उसके बाद इनको छोड़ देती हैं, जिससे कि वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसके बाद साउंड प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में दिया गया है कि इंट्रेंसिक मसल्स लैरिंजियल मसल्स होती हैं जो इन कार्टिलेजेस से अटैच होती हैं। जो ये हैं इंट्रेंसिक मसल्स, अभी जिसकी बात हमने बताई आपको कि जो मसल्स होती हैं वो इनसे अटैच होती हैं और इनको ये खींचती हैं अपनी तरफ। ठीक, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसके बाद ये पुल करती हैं इलास्टिक कार्टिलेजेस को, और उसके बाद साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक, देन क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोनेशन बोलते हैं। साउंड प्रोडक्शन के बाद ये जो साउंड एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में निकलते हैं, ये हमारे एयर इन द कॉलम ऑफ एयर इन द फेरिंग्स, नोज एंड माउथ से होता हुआ ये साउंड में प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट लाइन है, ग्रेटर द प्रेशर ऑफ एयर
लाउडर द साउंड। तो जितनी तेज़ हम प्रेशर साउंड की जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ प्रेशर है। तो जितना प्रेशर होता है थोरेसिक कैविटी में, जितनी प्रेशर से हम लोग ब्रेथ को होल्ड करते हैं, जितनी प्रेशर से बोलते हैं, उतनी तेज़ जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो वाइब्रेट होते हैं और उतनी तेज़ ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे ब्लड एंड नर्व सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई जो होती है वो लैरिंग्स बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी से होती है, वीनस इंटर्न इंटरनल जुगुलर वेन से होती है, पैरासिम्पैथेटिक सुपीरियर लैरिंजियल नर्व से और ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व से सेम ही होती हैं। और सिंपैथेटिक जो है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से सेम इसका भी है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जुगुलर वेन और लैरिंजियल एंड, तो थोड़ा सा इसमें चेंज है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में, बाकी सिंपैथ नर्वस सिस्टम सेम ही तरीके से काम करती है। नेक्स्ट है फंक्शन। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लैरिंग्स का। फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके, नेक्स्ट है स्पीच में। तो साउंड का प्रोडक्शन अलग होता है, साउंड प्रोड्यूस करना अलग होता है। अब स्पीच कैसे होती है, जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो वर्ड्स कैसे बनते हैं। दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स आर एम्प्लीफाइड एंड मैनिपुलेटेड बाय द टंग, चीक्स एंड लिप्स। तो जो साउंड इज़ अ डिफरेंट थिंग, हम कुछ भी साउंड बाहर निकाल लें, लेकिन जो वर्ड्स हैं, जो स्पीच है, वो हमारे टंग से, लिप्स से, चीक्स के कॉम्बिनेशन से जब हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, इनके थ्रू स्पीच का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एपिग्लॉटिस होता है और ये एपिग्लॉटिस के बारे में हम आपको बताते हैं कि एपिग्लॉटिस जो लीफ की तरह होता है, ये ओपन होता है, फ्री होता है, फ्री बॉर्डर होता है, ताकि ये क्लोज और ओपन हो सकता है। तो जब हम फूड को लेते हैं, जब फूड एंटर होता है तो ये लैरिंग्स को कवर कर देता है, ताकि फूड पार्टिकल्स हमारे लैरिंग्स में ना जा पाएँ, क्योंकि लैरिंग्स के होते हुए ये ट्रैकिया में चला जाएगा। इसलिए फूड पार्टिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को क्लोज कर देती है, और जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे इसको ओपन कर देती है। ठीक, तो ये एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन होता है। तो इसी तरह से प्रोटेक्शन करती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे ट्रैकिया में ना जा पाएँ। पैसेज ऑफ एयर, ये आपको पता है कि लैरिंग्स के होते हुए ही एयर हमारे ट्रैकिया में जाएगी। देन लास्ट है ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग। जैसे कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक ही ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग और वार्मिंग का फंक्शन प्ले करती है। सो क्लास, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।